प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मुख्य सचिवों के सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, दरअसल मुख्य सचिवों का ये 5वां संस्करण है सम्मेलन का। बीते 4 साल से इसी तरीके से सम्मेलन किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री सीधे राज्यों के और यूनियन टेरिटरी के मुख्य सचिवों से मुखातिब होते हैं। इसमें मुख्य रूप से चर्चा की जाती है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में एक रूपता रहे। जो हमारे पास जनसंख्या का घनत्व है, उसका फायदा जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में किया जाए, भविष्य की योजनाओं पर काम हो। और प्रधानमंत्री सीधे तौर पर बड़े नौकरशाहों से उनकी बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में पूछते हैं। यानी अगर किसी राज्य की सरकार में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कोई अच्छा काम हो रहा है, तो बाकी राज्य भी उससे किस तरीके से सीख सकते हैं। 27 और 28 दिसंबर को 2 दिवसीय मुख्य सचिवों का सम्मेलन चलता रहेगा, जिसमें कुल मिलाकर के 6 अलग अलग संस्करण होंगे। अलग अलग सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में ये पहला मौका होगा जब पुलिसिंग को लेकर के, उसके सुधार को लेकर के 2 दिनों की कार्यशाला रखी गई है। आज ये कार्यशाला की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हुए हैं। न सिर्फ शुरुआत और पहले दिन मुख्यमंत्री आएंगे, बल्कि दोनों ही दिन मुख्यमंत्री इस पूरे यूपी पुलिस की समीक्षा भी होगी और साथ में आने वाले समय को देखते हुए कैसे पुलिस विभाग में सुधार किया जा सकता है। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है, तो महिलाओं को लेकर के अपराध की संख्या कैसे घटाई जाए और बीट पुलिसिंग से लेकर के आधुनिक पुलिसिंग तक कैसे इन सब को बेहतर किया जाए। 2 दिन की ये कार्यशाला बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों दिनों के इन कार्यशाला में रहेंगे और जानेंगे समझेंगे कि आने वाले समय की उत्तर प्रदेश की पुलिस का चेहरा कैसा होना चाहिए, कामकाज का तरीका कैसे होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। नए साल से पहले दिल्ली पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली में चाक चौबंद तरीके से जो है वो प्रतिबंध और प्रयास करते हुए नजर आ रही है। आपको बताएं, इसी दौरान दिल्ली पुलिस की साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने ऑपरेशन आघात 3.0 जो है उसकी शुरुआत की। हालांकि इसके पहले भी ऑपरेशन आघात 2 बार जो है साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से किया जा चुका है, जिसमें 200 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, कईयों से पूछताछ की गई और इसमें कई जो अवैध सामग्री है, जैसे गांजा, चरस, ये सब भी बरामद किया गया। कई पिस्टल, अवैध हथियार जो है वो भी बरामद किया गया और लगातार पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग वगैरह जो है इसको लेकर लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ विशाल पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ईपीएफओ को लेकर देश भर में कई घोषणाओं का ऐलान जो है वो किया गया है और साथ में इनकी तैयारियां भी आखिरी चरण में चल रही हैं। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से भी ये कहा गया है कि सभी ईपीएफओ सेंटर्स को टेक्नोलॉजी बेस बनाया जाएगा, मॉडर्न बेस बनाया जाएगा, स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यालय से, किसी भी सेंटर से जो अपनी समस्या है वहाँ पर पहुँच सकता है, वहाँ पर उसका समाधान भी किया जाएगा। और उन सभी जगहों को, सभी ईपीएफओ सेंटरों को इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि अगर कोई व्यक्ति अपने इलाके से दूसरे इलाके में भी जाता है तो उसको किसी भी तरीके की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। देश के 8 करोड़ लोग ईपीएफओ के सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में हैं। इस देश में सोशल सिक्योरिटी 94 करोड़ लोगों को आज उपलब्ध हो रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोशल सिक्योरिटी 160 करोड़ लोगों को देने वाला देश चाइना के बाद 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला दुनिया का दूसरे क्रम का देश बना है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। माघ मेला की अंतिम तैयारी 31 दिसंबर तक पूरी हो जाए, ऐसा आदेश मुख्यमंत्री योगी ने दे दिया है। इस आदेश के साथ इस बात को भी कहा गया है कि माघ मेला में किसी तरीके का प्रोटोकॉल या फिर वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। वहाँ के स्थानीय प्रशासन को भी इस बात को बता दिया गया है। माघ मेला का जो सनातन पर्व है उसके मुताबिक वहाँ की तैयारी होनी चाहिए।
वहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस की मुस्तैदी होनी चाहिए, फिर वो जिला प्रशासन हो या प्राधिकरण का जो मेला प्राधिकरण के अधिकारी हैं और साथ में पुलिस प्रशासन, सबको इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं कि माघ मेला बेहतर और अच्छे ढंग से कराया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। ग्वालियर में स्मार्ट सिटी का प्रवेश द्वार गिरने से एक बड़ा हादसा टल गया, और हादसा भी ऐसा जिसमें आते जाते गुजरते हुए लोगों की जान भी जा सकती थी। स्मार्ट सिटी का काला कारनामा हमारे सामने है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ग्वालियर का हेरिटेज गेट बनाया जा रहा था, जो कि इस शहर की खूबसूरती को प्रवेश द्वार के समय दर्शाता और दिखाता। लेकिन गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो 2, 4, 5 लोग इसके नीचे दब के मर भी सकते थे, उनकी जान भी जा सकती थी। ये तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं, इसका जो निर्माण हो रहा था उसमें साफ दिख रहा है कि पत्थर केवल इस पे चिपकाए गए थे, बल्कि ठीक से इसका निर्माण कार्य नहीं हुआ था। और इसकी गहराई में आपको दिखा दूं, खास बात यह कि इसकी गहराई जिस इलाके पे, जिस जगह, जिस समतल भूमि पे मैं खड़ा हूं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 फीट की ही नीचाई पर बनाया गया था। और बेस काफ़ी इसका बहुत ही कह सकते हैं कि घटिया किस्म का निर्माण किया गया था और मजबूत नहीं था। जो बेस बनाया जाता है इतने बड़े दरवाज़ों का, वो काफ़ी मजबूती का होना चाहिए, जो कि यहाँ पर इसका निर्माण नहीं किया गया और पूरी की पूरी दीवार भर भरा कर गिर पड़ी। ये देख रहे हैं आप, ये इतने बड़े बड़े पत्थर इस पे लगे हैं, अगर किसी छोटी कार के ऊपर गिरता ये तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये भी बताया गया है कि इस निर्माण के दौरान इसका भुगतान होने की बात भी कही जा रही है। अब सवाल ये है कि इसका आखिर मॉनिटरिंग कौन कर रहा था। तो मैं आपको बता दूं, पीडब्ल्यूडी इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी और इसके जो इंजीनियर हैं उनका नाम खलील बताया गया है। इंजीनियर को ये बात समझ लेना चाहिए कि अगर इस तरह के घटिया निर्माण आप किसी भी कोने में करेंगे तो छुपा सकते हैं, लेकिन प्रमुख राजमार्ग पे करेंगे और बिल्डिंग आपकी धराशायी हो जाएगी, प्रवेश द्वार इस तरह से गिर जाएगा, तो लोगों की जान को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी और नए वर्ष के आगमन को लेकर अयोध्या में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं का रेला इस समय अयोध्या में इस दर्शन मार्ग को आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से नए वर्ष का आगमन हो रहा है, पुराने वर्ष की विदाई हो रही है, इसको लेकर जो है श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। हालांकि अब जो है नए वर्ष पर लोगों का ट्रेंड भी बदला है। जब से अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तब से लोग पिकनिक स्पॉट बनाना कम पसंद करते हैं। पहली पसंद उनकी अब नए वर्ष पर राम मंदिर है। पहले तो कुल्लू मनाली, हिमाचल वगैरह सब घूमने जाते थे। हम हमारे फैमिली के साथ आए राम मंदिर पे। हैप्पी न्यू ईयर सब हम भी मनाएंगे, आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2026। सर हमने आगे नया साल में नहीं तो पहले हाँ लोग पिकनिक के लिए जा रहे थे, लेकिन इतना बढ़िया मंदिर बनाया इधर, हम राम जी के आशीर्वाद के लिए आए और अब उसी आशीर्वाद के साथ नया साल हम गुजारेंगे। तो कुल मिला के श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है और इस भीड़ को देखते हुए जो ट्रस्ट ने है वो VIP दर्शन पर रोक लगा दी है। जितने पास है वो सब फुल हो चुके हैं। अब कोई भी 1 जनवरी तक दर्शन जो VIP होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। ट्रस्ट ने इस पर रोक लगा दी है और जिस तरह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ रही है, उस तरह देखा जाए तो सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। KB शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। पुराने साल का अंत और नए साल की शुरुआत करने के लिए भक्तों का सैलाब बांके बिहारी के दर पर पहुंचा है। तस्वीर देखिए किस तरीके से जो भक्तों का सैलाब है वो उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बड़ी संख्या में यह श्रद्धालुओं का सैलाब रहने वाला है, जिसे लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। तमाम व्यवस्थाओं में यहाँ बदलाव किया है और श्रद्धालुओं से मंदिर प्रबंधन द्वारा ये अपील की जा रही है कि नए साल के अवसर पर बुजुर्ग और मासूम बच्चों और किसी बीमारी से ग्रसित लोगों को अपने साथ दर्शन कराने के लिए ना लेकर आए, क्योंकि यहाँ भीड़ का सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से जो श्रद्धालुओं का सैलाब है, जो आस्था का सैलाब है, वो बिहारी जी के दर पर दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में एक अनूठी अलग ही तस्वीर है। कहाँ से आई आप?
बॉम्बे से आई हूँ। दर्शन किए ठाकुर जी के? हाँ किए, बहुत मुश्किल हो गया दर्शन। कैसे हुआ? अच्छा माहौल है, लेकिन थोड़ा बहुत गर्दी है अभी इस समय। व्यवस्थाओं में बदलाव होना चाहिए थोड़ा। हाँ, महिला लोग के लिए थोड़ा टाइम, छोटे बच्चे लोग के लिए थोड़ा मुश्किल है लाना इधर दर्शन। देखिए, व्यवस्थाओं में बदलाव की मांग भी कर रहे हैं कुछ लोग। क्या नाम है आपका? नीलम। कहाँ से आई हैं? श्री गंगानगर से, राजस्थान। दर्शन कर लिए ठाकुर जी? हाँ जी। तो किस तरीके से परेशानी हुई? आराम से दर्शन हो? परेशानी तो हुई, बाकी दर्शन कर लिए। दर्शन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। अच्छा, व्यवस्था कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव होना चाहिए। बदलाव कर भी दे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी भीड़ के अंदर नहीं हो पा रहा। कुछ बदलाव होना चाहिए, जैसे आप दर्शन करने बिल्कुल होना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की भी इच्छा होती है दर्शन करने की, जैसे कि मेरी मम्मी भी है, उनके लिए बहुत मुश्किल है बुजुर्गों के लिए। हम तो फिर भी धक्का मुक्की में आ गए। देखिए, बुजुर्गों के लिए व्यवस्थाओं में बदलाव होना चाहिए, मासूम बच्चों के लिए व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, वृंदावन। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर के निर्वाचन आयोग ने जो अभियान चलाया था उसमें उन्हें समय सीमा भी बढ़ानी पड़ी और अब समय समाप्त हो चुका है। एसआईआर को लेकर के अंतिम सूची क्या होती है वो 31 दिसंबर को जारी हो जाएगी, लेकिन जो अंदर से जानकारी आ रही है वो इस बात को बता रही है कि इस बार के एसआईआर को लेकर के उत्तर प्रदेश की जो मतदाता सूची है उसमें भारी कमी आ रही है। लगभग 3.25 करोड़ के आसपास मतदाताओं का नाम कटा है और उसके अलग अलग कारण है। अगर 1.25 करोड़ के आसपास ऐसे मतदाता हैं जो 2003 के मुताबिक अपने फॉर्म को भर नहीं पाए हैं, उन्हें नोटिस दी जा सकती है कि उन्हें एक मौका दिया जा सकता है सुधारने के लिए। लगभग 40 लाख के आसपास ऐसे हैं जो मृतक थे लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम था, और सबसे बड़ी बात है कि 80 लाख के आसपास ऐसे बताए जा रहे हैं कि मतदाता जिनका 2 जगह पे नाम था ये भी हटाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस पूरे एसआईआर के प्रक्रिया में जिस तरीके से कई मतदाताओं के नाम हटे हैं और कईयों के कट गए हैं, कईयों के नोटिसें जाएंगी, लेकिन ये मौका निर्वाचन आयोग देगा कि वो मतदाता सूची में जिन आपत्तियों को बताया गया है दूर कर लेंगे तो उनका नाम सूची में आ जाएगा। फाइनल लिस्ट 31 दिसंबर को है, तो पूर्णतः मतदाता जो लिस्ट है वो 28 फरवरी तक आएगी। इसलिए अभी समय है, जो भी गलतियां हुई होंगी उन्हें सुधारने का एक मौका फिर निर्वाचन आयोग देगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उन्नाव कांड में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली है, मैं उस जमानत का स्वागत करता हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर के साथ अन्याय हुआ था, कुलदीप सिंह सेंगर के साथ षड्यंत्र हुआ था। उन्होंने कहा कि जैसा मेरे साथ भी विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ था, लेकिन मेरे साथ जनता आकर खड़ी हो गई जिससे मैं बाहर निकल आया, लेकिन सेंगर ऐसा नहीं कर पाए। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। जैसे मेरे साथ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ तो मेरे साथ इतनी जनता खड़ी हो गई कि मैं उस षड्यंत्र से बाहर निकल गया, लेकिन वो उस षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल पाए। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था और वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। 24 दिसंबर को विनय त्यागी नाम के एक अपराधी पर जो अज्ञात हमलावरों द्वारा जो ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसमें विनय त्यागी जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दरअसल यह हमला उस समय हुआ था जब विनय त्यागी को जेल से लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था, और जैसे ही पुलिस वैन
जो कि विनय त्यागी को लेकर आ रही थी, लखतर के फ्लाईओवर पर पहुंची तो फ्लाईओवर पर जाम लगा हुआ था। अज्ञात हमलावर जो कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, उन्होंने भीड़ और जाम का फायदा उठाते हुए पुलिस वैन पर अंधाधुंध जो फायरिंग थी वो कर डाली, जिसमें विनय त्यागी जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री शीटर था, उसे जो कई राउंड जो है गोलियां लगी, जिसे गंभीर हालत में पुलिस द्वारा लखतर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। विनय त्यागी को ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बीती देर रात उसने अपना दम तोड़ दिया। हालांकि इस प्रकरण में पुलिस के उन 3 कर्मचारियों को भी, पुलिस कर्मियों को भी जो है निलंबित किया गया है, जो रुड़की जेल से विनय त्यागी को लखतर कोर्ट में पेशी के लिए ला रहे थे, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर सहित 2 कांस्टेबल शामिल हैं। उन हमलावरों को भी लखतर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया है, जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए हमलावरों को जेल भेज दिया गया है और प्रारंभिक जांच के आधार पर इन हमलावरों से जो है उनके नाम और घटना में जो है काम में लाए गए जो वेपन्स थे, जो हथियार थे, उन्हें बरामद किया गया है। लखतर से न्यूज स्टेट के लिए मैं श्याम सिंह। कानपुर में गिरफ्तार महाठग रवींद्र नाथ सोनी के मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब उसकी पहली पत्नी स्वाति भी कार्रवाई की जद में आ गई है। दरअसल स्वाति के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। एनआरआई संदीप पांडे की तहरीर पर ये मामला दर्ज किया है। एनआरआई संदीप पांडे ने आरोप लगाया है कि स्वाति ने चेक दे करके नकदी ली थी और रुपयों की गारंटी ली थी, लेकिन वह ठगी का शिकार हुआ और उसकी तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक कोतवाली में 18 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की एसआईटी बना करके जांच कर रही थी। अब इस पूरे मामले को ईडी के साथ साझा किया गया है और मनाया जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी और मामले की तह तक पहुंचेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ राज, श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। नए साल के मौके पर साइबर ठगों ने ठगी का नया रास्ता इख्तियार किया है। दरअसल नई साल की बधाई देने के लिए एपीके फाइल व्हाट्सएप पर भेजने के बाद ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जैसे ही यूजर एपीके फाइल खोलता है तो उसके फ़ोन का एक्सेस साइबर जालसाजों के पास चला जाता है और अकाउंट से संबंधित जानकारी हासिल कर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ताज़ा मामला ग्रेटर नोएडा के रहने वाले एक प्राइवेट कंपनी से सेवानिवृत्त कर्मचारी का है। उनके पास एपीके फाइल आई और जैसे ही उन्होंने फाइल खोली, फाइल खोलने के बाद उनके एसबीआई बैंक की यूनो जो ऐप है उसकी सारी जानकारी साइबर ठगों द्वारा हासिल कर ली गई और 9 बार में 27 लाख रुपए अपने बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर लिए। पूरा मामला सामने आने के बाद साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। 2025 की अगर बात की जाए तो 143 ऐसे मामले साइबर क्राइम थाने में दर्ज किए गए हैं जिनमें 5 लाख से ज़्यादा की रकम ठगी की गई। इसमें कई मामले 80 लाख के, 1 करोड़ के और 12 करोड़ तक के मामले 2025 में सामने आए। हालांकि नोएडा पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है और कई साइबर जालसाजों की गिरफ्तारी भी इस साल में की गई है। लेकिन साइबर जालसाज ट्रेडिंग के नाम पर, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगातार 2025 में ठगी करते रहे और अब नई साल के मौके पर एपीके फाइल भेजकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। कानपुर में सड़क हादसों में बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हो जाती है। दरअसल लोगों को सही समय पर इलाज मुहैया नहीं हो पाता। जो लोग पीड़ित की मदद करने के लिए पहुंचते हैं वो पहले तो पचड़े में नहीं पड़ना चाहते और उसके बाद इलाज दवाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। कानपुर में अब जिलाधिकारी ने नई पहल की है। तमाम अस्पताल और नर्सिंग होम संचालकों के साथ उन्होंने बैठक की और उन्हें ताकीद किया है कि कोई भी घायल शख्स अगर उनके अस्पताल में पहुंचता है तो वे सबसे पहले कैशलेस इलाज सुनिश्चित करें, ना तो घायल से और ना ही उसे ले जाने वाले शख्स से किसी भी तरह की धन की मांग की जाए। आपको बता दें कि कानपुर में लंबे समय से अस्पताल संचालकों की मनमानी चलती आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि जिलाधिकारी का यह आदेश कितना प्रभावी साबित होता है। हालांकि उनकी ये पहल सराहनीय है। दरअसल कानपुर में
हर साल होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर में तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर बड़े पैमाने पर हादसे होते हैं। एक तरफ कमिश्नरेट पुलिस इन्हें रोकने के प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी ने अब अस्पताल संचालकों को ये आदेश जारी किया है। श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। बस्ती जिले के स्वास्थ्य विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विभागीय अधिकारियों को यह पता चला किसी जालसाज द्वारा भर्ती के नाम पर ऑनलाइन कराकर अभ्यर्थियों से ठगी किया जा रहा है। आपको बता दें, यह पूरा मामला बस्ती जिले का ही नहीं, जिले के अगल बगल जिलों में भी यह ठगी का जो खेल चल रहा था। आपको बता दें, जब छात्रों को यह पता चला कि डेट नजदीक आ रहा है और जो फॉर्म उन्होंने फिलअप किया उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो उन्होंने विभागीय अधिकारियों से इसकी जानकारी लेनी चाहिए। तो विभागीय अधिकारियों को जैसे ही इस मामले का पता चला तो अभ्यर्थियों को यह बताया गया कि ऐसी कोई भर्ती स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं निकाली गई है, ना ही कोई वैकेंसी खाली है। तो इसके लिए हमने एक समाचार पत्र को भी लिखा है और जो जिला सूचना अधिकारी को भी लिखा है कि इस तरह की हमारे यहाँ से कोई नियुक्ति के लिए नहीं निकला गया है, कोई विज्ञप्ति नहीं दी गई है। और एक अपने हम ऑफिस के जो नोटिस बोर्ड है उस पर भी चिपका रहे हैं और आगे से ना हो उसके लिए हम ध्यान रखेंगे कि आगे से जैसे ही अभ्यर्थियों को यह पता चला वह सन्न रह गए कि उनके साथ लगभग हजारों बच्चों को ठगी का शिकार बनाया गया। एक न्यूज़पेपर में मेरा एक फ्रेंड था, वो कहीं से कटिंग लेके आया था। उसमें एक वेबसाइट था जिसमें स्टाफ नर्सिंग के लिए था और कई पोस्ट थे उसमें स्टाफ नर्सिंग के लिए डिप्लोमा प्लस 12th मांगा था। तो मैंने ये फॉर्म भर दिया। उस फॉर्म में 300 रुपया भी लगा। मेरा 300 रुपया तो गया ही गया। सोचिए अगर मेरा गया तो कितनी बहनों ने ये फॉर्म डाला होगा। सबका 300 रुपया गया। न्यूज़ स्टेट के लिए शैलेंद्र कुमार, बस्ती। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 27 दिसंबर 2025 को 60 साल के हो गए। उन्होंने अपना जन्मदिन काफी खास अंदाज में मनाया। इस मौके पर उन्होंने अपने पनवेल स्थित फार्म हाउस पर परिवार, करीबी दोस्त और कुछ चुनिंदा सेलिब्रिटी के साथ जश्न मनाया। सलमान खान ने दिन की शुरुआत फार्म हाउस के बाहर पापाराजी और मीडिया के साथ केक काट कर की, जैसे कि वो हर साल करते आए हैं। सलमान एलिजिबल है बैचलर, मैं सिंगल एलिजिबल हूँ। तो ये मैं 2-3 साल से देख रही हूँ कि हर एक के कमेंट्स आते जब भी वो सलमान और मुझे साथ में देखते थे, ऑल शुड गेट मैरिड, ऑल शुड गेट सुखी रहे, सेहत उनकी बनी रहे और खुश रहे। सबसे पहले नॉट ओनली बर्थडे, मैं हमेशा से उनके लिए अच्छी विशेज़ रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा से अच्छा काम करते रहे जो इतने सालों से करते आ रहे हैं, रियल लाइफ में हो, ऑन स्क्रीन हो, एवरीथिंग। वेरी 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 हैप्पी बर्थडे सलमान खान, वी ऑल लव यू। उनका बर्थडे 27 को आता है, मेरा भी 27 को आता है। बोथ आर 9 नंबर। 27 अगस्त को आता है एंड उनका दिसंबर को। बट येस, ऑल हैप्पी बर्थडे। सिद्धेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये वही रोपवे का टावर है जो ट्रायल के दौरान अचानक गिर गया था। गनीमत की बात ये रही कि उस दौरान ना यहाँ कोई पर्यटक थे और ना ही स्थानीय लोग थे। एक बड़ी घटना होते होते टल गई। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले रोपवे के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर कई बार शिकायतें की गई थी, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया गया। लिहाजा आज पहले ही ट्रायल में रोपवे का टावर जो है गिर गया है। आप यहाँ के स्थानीय हैं और आपने उस समय जब टावर गिरा था तो आप वहाँ मौजूद थे, क्या देखे थे? हम देखे तो ऊपर पीछे से ना पूरा एकदम इतना जोर से गिरा तो हमको आवाज मिला तो हम धोक के गए वहाँ, देखे तो पूरा तार और सब मने ये जंप मार रहा है। पूरा आदमी कोई था नहीं, बच गया, नहीं तो बड़ी नुकसान हुआ है। ऊपर पूरा टोरी वोरी सब खत्म हो गया है। यही कह सकेंगे हम। कहाँ घर हुआ आपका? रोहतास, खास रोहतास। काम जब लगा था आप देखे थे? जी, 3 साल से देख रहे हैं जी। उस समय जब हादसा हुआ कोई वहाँ मौजूद था? कोई मौजूद नहीं था, अगल बगल लोग था बस। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ट्रायल के दौरान ही रोपवे का टावर जब गिर सकता है तो पर्यटकों की
सुरक्षा कितनी सुरक्षित होगी। अब देखना होगा कि जांच कमेटी कागजों तक ही सिमट पाती है या फिर वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई होगी। मिथिलेश कुमार, रोहतास। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।